We will just summarize what we have done up till now. Meaning of financial instrument. पहले तो मैंने तुमको ये बताया था, ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग डील करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के लिए इशू नंबर 1 इंडियस 32, फॉर अकाउंटिंग इंडियस 109 एंड फॉर डिस्क्लोजर इंडियस 107. AS 31, AS 30, AS 32 इज विड्रॉन बाय ICI. ये ICI ने विड्रॉ कर लिया है और इसके जगह पे इंडियस आ गया. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? अरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज और उसमें एक पार्टी के लिए वो फाइनेंशियल एसेट होगा और दूसरे पार्टी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी माना जाए. और कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, दो जनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. फिर हम चले गए फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज समझने और मैंने एक एक समझा दिया. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. अरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ये भी एक फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि हर एक चीज जहाँ पे राइट टू रिसीव होगा ना, अरे हर एक चीज में जहाँ पे राइट टू रिसीव होगा उसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल एसेट. यहाँ पे कैश हमको गारंटी कौन देता है, उसकी वैल्यू रिसीव करने के लिए RBI, तुम लिखो यहाँ पे. और बैंक यहाँ पे अगर मेरे पास कैश इक्विवेलेंस है, बैंक बैलेंस है, तो मेरा राइट टू रिसीव कैश फ्रॉम बैंक है. अरे कैश है तो राइट टू रिसीव वैल्यू फॉर दैट कैश. अगर कैश है तो राइट टू रिसीव वैल्यू फॉर दैट कैश. कैश है तो राइट टू रिसीव वैल्यू ऑफ दैट कैश. ये अपने को राइट कौन देता है, RBI देता है. और अगर बैंक में पैसा पड़ा है अपना, तो वहाँ से अपने को बैंक से पैसा मिलेगा. ये राइट अपने पास है बैंक से. बैंक के लिए वो पेएबल है, हमारे लिए वो कैश रिसीवेबल है ऑन आवर डिमांड. इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज. अरे मैं अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ इक्विटी शेयर्स में, कोई दूसरे कंपनी के अगर इक्विटी शेयर्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आई एम द ओनर ऑफ दैट कंपनी और मेरा राइट टू रिसीव इन रेसिडुअल इंटरेस्ट ऑफ दैट कंपनी. वो कंपनी के रेसिडुअल इंटरेस्ट में मेरा शेयर होगा. मतलब जिस दिन कंपनी लिक्विडेट होगी, लिक्विडेशन में जाएगी, तब उसके रेसिडुअल इंटरेस्ट में मेरा शेयर होगा. और कंपनी के लिए ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ये कंपनी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है. जैसे कैश मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है, वैसे RBI के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है. मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है और बैंक के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है. वैसे ही इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि फॉर मी आई एम द ओनर इन दैट कंपनी. तो मेरा रेसिडुअल एसेट्स में इंटरेस्ट है. कल को कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो लास्ट में जो बचेगा उसमें मेरे को शेयर मिलेगा. लेकिन कंपनी के लिए ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है. फिर उसके बाद क्या था, इक्विटी के बाद में राइट कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश. अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कैश रिसीव करने का, अरे कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश यहाँ पे लिखो ना, यहाँ पे लिखो तो तुमको छोटे से याद आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स. याद है मैंने यही एग्जांपल दिया था, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स. और फिर मैंने समझाया था, आफ्टर दैट मैंने समझाया था नेक्स्ट वाला, कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश. कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश में मैंने बोला था लोन गिवन, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स इन प्रेफरेंस शेयर्स. ये सब जगह पे अगर लोन दिया है तो लोन का पैसा मिलेगा ना. तो लोन गिवन के बाद में आता है इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल. अरे यहाँ पे सब में राइट टू रिसीव कैश है. लोन दिया तो लोन का पैसा वापस आएगा. इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स का पैसा वापस आएगा. डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडीमेबल होता है, पैसा मिलेगा अपने को. और डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल. अगर इरिडीमेबल डिबेंचर्स है तो भी लाइफ टाइम राइट टू रिसीव इंटरेस्ट तो है ही ना अपने पास. फिर उसके बाद में नेक्स्ट मैंने क्या किया था, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अदर फाइनेंशियल एसेट.
अरे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अदर फाइनेंशियल एसेट, याद है डेटर से पैसा लेना था, डेटर ने बिल्स दे दिया, तो डेटर से बिल दे दिया तो बाद में बिल से पैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं राइट टू रिसीव कैश तो है ना। तो एक फाइनेंशियल एसेट दूसरे फाइनेंशियल एसेट में जाके सेटल हो जाता है, बट एंड रिजल्ट यही है राइट टू रिसीव कैश, है ना। फिर उसके बाद में है कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद ये किया था कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अदर फाइनेंशियल एसेट विच इज़ फेवरेबल। याद है मेरे पास मेरे पास एक लोन था, मैंने लोन दिया था वाई लिमिटेड को 10% पे, जो जेड लिमिटेड ने परचेज कर लिया, तो मेरे बुक से वो लोन तो निकल गया, मैंने लोन बेच दिया, लेकिन जेड लिमिटेड अब क्या करने वाला है ना, जेड लिमिटेड वो लोन टोटल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था, मार्केट रेट रिड्यूस हो गया 6% हो गया, तो जेड लिमिटेड बोलता है ये लोन हम ले रहे हैं और आपको हम इसके बदले में पैसा दे देंगे और 3% इंटरेस्ट आप रिटेन करो। 3% जो भी इंटरेस्ट आएगा, 10% इंटरेस्ट आएगा, उसमें 7% जेड लिमिटेड लेगा और 3% अपने को देगा। तो अपने बैलेंस शीट में अब वाई लिमिटेड जिसको हमने लोन दिया था वो नहीं, जेड लिमिटेड हमारा डेटर बन गया, जिससे अपने को कंटिन्यूस इनफ्लो आते रहेगा। तो एक फाइनेंशियल एसेट गया, उसके बदले में दूसरा फाइनेंशियल एसेट आ गया, पुराने पैसे भी आ गए और इंटरेस्ट भी मिलते रहेगा, तो फेवरेबल ही हुआ ना। हैव यू गॉट इट? याद आ गया क्या जो मैंने समझाया था? यस बच्चों। और ये जो है ना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसको मैंने पेंडिंग रखा है, मैं डेरिवेटिव लास्ट में इसको मैंने पेंडिंग रखा। आगे देखो, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में सी वाला पेंडिंग रखा है मैंने, ए और बी ये तुमको करवा दिया है, मैंने खाली सी को पेंडिंग रखा है, मैंने ए और बी करवा दिया है। अगर तुमको याद आता है, सबसे पहला है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। अगर तुमको याद है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो मैंने सीधा क्या बोला था, मेरे बैलेंस शीट में पड़ा है क्रेडिटर, मेरे बैलेंस शीट में है बिल्स पेबल, तो इनको मेरे को पैसा देना ही है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, सी जहाँ जहाँ पे मेरे को पैसा देना है ना, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, तो कहाँ कहाँ पे कैश है, मेरे पास है क्रेडिटर्स, वो एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लोन है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, यहाँ सब जगह पे मेरे को पैसा देने का है, तो वो है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोन्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब के सब मेरे लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। ऑल दिस, इन ऑल दिस केसेस आई हैव टू पे कैश, है ना। तो यहाँ पे मेरे को सब जगह पे कैश पे करना है। अभी मैंने डिस्कशन नहीं किया प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या करेंगे, अभी मैंने डिस्कशन नहीं किया प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी है क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस फाइनेंशियल एसेट है क्या, ये सब अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है। लीज कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो अपन क्या करेंगे, लीज कॉन्ट्रैक्ट अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या करेंगे, ये सब मैंने अभी डिस्कशन नहीं किया है, ये मैं बाद में करूँ। फिर है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो ये तो हो गया पहला वाला, फर्स्ट वन। फिर है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ये वाला कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अदर फाइनेंशियल एसेट। अरे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अदर फाइनेंशियल एसेट, अगर मेरे को कैश नहीं देना पड़ा और उसके बदले में कोई दूसरा एसेट दे दूं तो ये वाला केस बनता है। मैंने तुमको लेक्चर में समझाया था, मेरे पास अगर एक बिल्स पेएबल है, मेरे पास एक बिल्स पेएबल है और एक बिल्स रिसीवेबल भी है, तो मैंने बिल्स पेएबल के सामने कैश नहीं देके बिल्स रिसीवेबल दे दिया कि जिस दिन भी डेटर पैसा देगा तुमको दे देगा, तो ठीक है ना। मैंने एक लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए फाइनेंशियल एसेट दे दिया। मेरे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स पड़े हैं, उनको बिल्स रिसीवेबल दे दिया, तो ऑन द डेट मैंने कोई कैश नहीं दिया, लेकिन उनको कैश मिल जाएगा क्योंकि मेरा डेटर जो मेरे को पैसा देने वाला था मेरे क्रेडिटर को पैसा दे देगा। तो फाइनेंशियल एसेट में सेटल कर दिया, कैश में नहीं, किसी दूसरे फाइनेंशियल एसेट में भी सेटल कर देता हूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वाला ये पार्ट यही बोलता है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अदर फाइनेंशियल एसेट। अरे एंड रिजल्ट क्या है, मेरे को पेमेंट करने का और मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मैं कैश में ही पेमेंट करूँ ऐसा जरूरी नहीं है, मैं किसी दूसरे फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि कैश भी एक फाइनेंशियल एसेट है, मैं किसी दूसरे फाइनेंशियल एसेट में भी इसका सेटलमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद आ गया कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी इन फेवरेबल कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशन। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, मैंने दो एग्जांपल बोले। मैं एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर लोन ट्रांसफर करता हूं और कोई पेनल्टी देनी पड़े तो पुरानी लाइबिलिटी निकल के नई फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ जाती है, लेकिन जो पेनल्टी है वो मेरे को अनफेवरेबल पोजीशन में डालती है। या मैं पुराने कोई लोन अकाउंट में अगर मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ
और मैं बैंक को जाके रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको नए लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, मेरे को डिफ़ॉल्टर के लिस्ट से निकालो और मेरे को अच्छे कस्टमर्स की लिस्ट में डालो, और बैंक बोलता है ठीक है चलेगा, लेकिन जो नया लोन का अमाउंट आएगा उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टीज जुड़ के आएगी, जितना मैंने इंटरेस्ट डिफ़ॉल्ट किया है, और मेरे को पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि पुराना लोन अकाउंट को मैं नए लोन अकाउंट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी लोन अमाउंट बढ़ के आएगा। तो एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी गई, उसके जगह पे नई फाइनेंशियल लाइबिलिटी आई, और वो भी मेरे को अनफेवरेबल कंडीशन में डाल के। तो ये हो गया। और इसके बाद जो ये जो डेरिवेटिव्स है ना, डेरिवेटिव्स का मैंने एसेट भी डिस्कस नहीं किया, लाइबिलिटीज भी नहीं डिस्कस किया, टुवर्ड्स द एंड डेरिवेटिव्स, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, हेजिंग, ये सब मैं लास्ट में एक साथ करूँ, आई विल डू इट टुगेदर। देख लो, जहां जहां पे भी राइट टू रिसीव है वहां पे फाइनेंशियल एसेट है। पहला कैश इज अ फाइनेंशियल एसेट। बैंक बैलेंस में भी राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम बैंक। डिपॉजिट्स इन बैंक, यहाँ पे भी बैंक से हमको रिसीव करना है, हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो ऑब्लिगेशन टू पे। देन डेटर्स राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम डेटर्स। बिल रिसीवेबल भी राइट टू रिसीव कैश। क्रेडिटर्स ऑब्लिगेशन टू पे। बिल्स पेबल ऑब्लिगेशन टू पे। ये सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। जहाँ पे राइट टू रिसीव है, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, राइट टू रिसीव इन द रेसिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये भी एक फाइनेंशियल एसेट है। इन्वेस्टमेंट्स इन डिवेंचर्स, राइट टू रिसीव व्हेन इट इज रिडीम्ड, या इरिडीमेबल है तो लाइफ टाइम इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इवन प्रोमिसरी नोट्स, राइट टू रिसीव कैश है, बिल रिसीवेबल के तरह ही। बट इन्वेंट्री, अरे ओन्ड एसेट है, ये कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं है, इट्स अ नॉन फाइनेंशियल आइटम। Even tangible asset is a non-financial item. Intangible asset is a non-financial item. But investments in preference shares, redeemable preference shares है, जब redeem होगा पैसा आएगा, तो इट्स अ फाइनेंशियल एसेट। irredeemable है तो लाइफ टाइम अपने को डिविडेंड मिलता रहेगा। फिर एडवांस फॉर गुड्स और सर्विसेज गिवन, नॉन फाइनेंशियल, एंड एडवांस फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, दिस इज ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल आइटम। वाई नॉन फाइनेंशियल आइटम? क्योंकि ये दोनों केस में राइट टू रिसीव कैश नहीं है। अगर एडवांस दिया तो गुड्स और सर्विस मिलेगी, एडवांस लिया तो गुड्स और सर्विसेज देंगे, तो राइट टू रिसीव और ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज है, तो ये नॉन फाइनेंशियल है। गोल्ड ओन्ड एसेट्स है, नॉन फाइनेंशियल आइटम, लेकिन अगर गोल्ड का बॉन्ड्स आ गया तो ये फाइनेंशियल एसेट है। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स, इनको इक्विटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन्स, अदर लोन्स, ये सारे के सारे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ऑल दीज आर फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो ये क्लासिफिकेशन 25 आइटम्स का अपन ने लगभग कर लिया। देखो, एडिशनल पॉइंट्स में एक इनकम टैक्स लाइबिलिटी की हमने। इनकम टैक्स लाइबिलिटी हो या इनकम टैक्स रिफंड हो, वो ना तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ना फाइनेंशियल एसेट है। रीज़न एकदम सिंपल है, दैट इज कोई मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्रॉफिट कमाया तो टैक्स, नहीं कमाया तो नहीं दूंगा। सेम वे कोई भी टाइप का टैक्स है वो फाइनेंशियल आइटम नहीं है, नॉन फाइनेंशियल आइटम होता है। इवन इनकम टैक्स रिफंड इज अ नॉन फाइनेंशियल आइटम। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर मैंने कोई एक्सपेंसेस प्रीपेमेंट कर दिया, प्रीपेड सैलरी दे दी है, तो उसके सामने एम्प्लॉय की सर्विस आएगी, कोई राइट टू रिसीव कैश नहीं आएगा, कैश विल नॉट बी रिसीव्ड। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एक नॉन फाइनेंशियल एसेट है। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है बिकॉज ऑब्लिगेशन टू पे है। फिर आता है लीज एग्रीमेंट। अगर फाइनेंस लीज है तो मेरी एंट्री पास होने वाली है, मेरी एंट्री पास होगी लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट चला गया और लेसी के पास से इंटरेस्ट के साथ पैसा प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर होगा, तो ये एक फाइनेंशियल एसेट बिकॉज राइट टू रिसीव कैश है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। और लेसी को एसेट मिलता है तो फाइनेंस लीज में वो बोलता है एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। तो ये जो लेसर अकाउंट है यहाँ पे ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है क्योंकि ब्याज के साथ इंटरेस्ट के साथ अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये एक फाइनेंशियल आइटम है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में नो इन्वेस्टमेंट एंड नो लोन, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है ना कोई लोन है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना कोई लोन है, तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन अगर रेंट पे नहीं किया, ये रेंट का मॉडल है, अगर रेंट पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो वो ऑब्लिगेशन, और अगर एक के लिए ऑब्लिगेशन है तो दूसरे के लिए राइट टू रिसीव कैश है, तो फिर ये केस में फाइनेंशियल आइटम बन जाएगा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड राइट टू रिसीव।
इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने बोला हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा नहीं आएगा बट लाइफ लॉन्ग डिविडेंड आता रहेगा। अच्छा, अपन ने इश्यू किया तो लाइफ लॉन्ग डिविडेंड देते रहेंगे, तो ऑब्लिगेशन टू पे कैश होगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स बाद में बात करूंगा। इरिडीमेबल डेप्ट और इंस्ट्रूमेंट में डिविडेंड के जगह पे लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट देते रहेंगे, तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। सो रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इरिडीमेबल डेप्ट, ये दोनों फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और कंटीजेंट लाइबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स जो गारंटी देता है उसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्योंकि ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। जो गारंटी रिसीव करता है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव है ना। चलो यहाँ तक मैंने सिखा दिया, और अगला लेक्चर इंडियाज 32 इज ओवर नाउ। अगले लेक्चर से इंडियाज 109 देंगे। सो यहाँ पे मैंने एक समराइज करके रख दिया पूरा इंडियाज 32।